अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केपीके ग्रेड 11 बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है। खैबर पख्तूनख्वा जो ग्रेड 11 क्लास 11 या फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है वो हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 तक हम पहुंच गए हैं, दैट इज डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। और चैप्टर नंबर 8 में मेरे ख्याल में ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। इसमें हमने डिस्कस करना है लैंड एडाप्टेशंस बाय ब्रायोफाइट्स। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स के हवाले से डिस्कस किया। ब्रायोफाइट्स को हम दूसरे अल्फाज में नॉन वैस्कुलर प्लांट्स भी नाम देते हैं। इस वाले लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्रायोफाइट्स जब लैंड के ऊपर आ गए तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एलजी या इनके जो एंसेस्टर थे वो वाटर में मौजूद थे। उसके अंदर एवोल्यूशन हो गया, चेंज आ गया और वो लैंड के ऊपर माइग्रेट कर गए। जैसे ही लैंड के ऊपर माइग्रेट कर गए तो ये ब्रायोफाइट्स बन गई। अब ये ब्रायोफाइट्स लैंड के ऊपर सरवाइव कैसे कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले या कुछ अरसे पहले ये पानी के अंदर थे और अब ये एक ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर आ गए। तो इनके सर्वाइवल के वो कौन से स्ट्रेटजीज है जिसकी मदद से अभी तक ये मौजूद है? ऐसे कौन से चेंजेस इनके बॉडी में आए हैं? सो लैंड एडाप्टेशंस बाय ब्रायोफाइट्स हमने डिस्कस करना है। आसान सा लेक्चर है, लेकिन जिस एंगल से मैं लेक्चर लेके जाऊंगा उसी एंगल से आप लोगों ने समझना है। बुक से आप लोग रीड करेंगे तो एक एक लाइन की समझ आ जाएगी, लेकिन एट द एंड पता नहीं होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, फायदा कुछ नहीं होना। जिस डायरेक्शन की तरफ मैं लेके जा रहा हूं उसी डायरेक्शन पे मेरे साथ आप लोगों ने जाना है। और मैं दोबारा बताता चलूं, हर लेक्चर में मैं कोशिश करता हूं बताऊं कि मैं लाइन बाय लाइन बुक की रीडिंग कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने मेरे पेड लेक्चर नोट्स वाले लेने हैं या हैंड राइटिंग वाले लेने हैं जिसमें मैं लाइव डिस्कशन और समझा रहा होता हूं, एमडी कैट की स्पेशली क्लासेस, वो भी आप लोग लाइव ज्वाइन करना कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। देखते हैं लैंड अडेप्टेशंस बाय ब्रायोफाइट्स में क्या डिस्कस किया है। Bryophytes invaded the land from water, and therefore they are called first invaders of land among the plants. मैंने आप लोगों को अभी बताया कि लाइफ का तो ओरिजिन वाटर के अंदर हुआ है, तो प्लांट्स के जो एंसेस्टर थे वो वाटर में मौजूद थे। अब जैसे ही ये वाले ऑर्गेनिजम्स, ये वाले ब्रायोफाइट्स लैंड के ऊपर माइग्रेट कर गए, तो क्वेश्चन ये है कि ये कैसे सरवाइव करेंगे। ये फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड है, सबसे पहले ये यहां पर माइग्रेट हो गए हैं। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, दे शो फॉलोइंग एडाप्टेशंस फॉर लाइफ ऑन लैंड ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हम लैंड को बोलते हैं कि जैसे ही ये ड्राई एनवायरनमेंट में आ गई, लैंड के ऊपर आ गई, तो इनके अंदर कुछ एडाप्टेशंस आ गई और इन एडाप्टेशंस की मदद से इनकी सर्वाइवल हो रही है। अगर इनकेस ये अडेप्टेशंस ना हो, ये चेंजेस ना हो, तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। इन ही चेंजेस की वजह से ये क्या कर रहे हैं? सर्वाइवल कर रहे हैं इस लैंड के ऊपर। पहला जो अडेप्टेशन है दैट इज मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इनकी जो बॉडीज है वो मल्टी सेलुलर बन गई। अगर हम एलजी वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर काफी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। अगर इनके एंसेस्टर की बात करें तो काफी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। इनके बॉडीज मल्टी सेलुलर बन गई। इस वजह से ये मल्टी सेलुलर बन गई ताकि बहुत सारा वाटर अपने पास क्या कर सके, स्टोर कर सके, जमा कर सके, डिपॉजिट कर सके। तो ये फर्स्ट स्ट्रेटजीज है। लिखा है कि when bryophytes migrated to land from water, they faced the danger of dehydration due to evaporation. जब ये वाटर से लैंड के ऊपर आ गए तो इनके लिए एक बहुत बड़ा जो खतरा था वो डिहाइड्रेशन का खतरा था कि ऐसा ना हो कहीं इनके बॉडी से सारे का सारा वाटर एवापोरेट कर जाए, सारे का सारा वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन की मदद से खत्म हो जाए, इनके बॉडी में डिहाइड्रेशन काज हो जाएगा। इसका मतलब हो गया इनके बॉडीज ड्राई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। To cope with this problem, they developed many structures which prevented loss of water or dehydration. इस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, यहां से अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे इनके अंदर स्ट्रक्चर्स बन गए, बहुत सारे इनके अंदर एडाप्टेशंस आ गए जो कि इस प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं या इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा रहे हैं। The plant body
Our thallus was made of many cells which kept the needful water within them for successful life. जो इनके अंदर पहला एडाप्टेशन आ गया वो ये आ गया कि इनकी जो बॉडी है जो कि असल में जिसमें लीव्स रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं होते, वो क्या है, वो अपने पास वाटर स्टोर करना शुरू कर गए। मल्टी सेलुलर बॉडी है, बहुत सारे सेल से बॉडी बन गई है और वो सेल्स क्या कर रहे होते हैं, मैं बाद में डायग्राम दिखाऊंगा, वो अपने पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर रहे हैं। इस वजह से स्टोर कर रहे हैं ताकि उनको ड्राई एनवायरनमेंट कभी फेस ना करना पड़े और वो सक्सेसफुल लाइफ गुजारे, वो अपने सर्वाइवल करें। जिस तरह आप लोगों को ये वाला मार्केंशिया नजर आ रहा है, ये ब्रायोफाइट का एक एग्जाम्पल है। इनके बॉडी को अगर आप लोग नोटिस कर लेंगे तो ये कॉम्पैक्ट बॉडी है, क्लोजली सेल्स एक दूसरे के साथ बाकायदा अरेंज्ड होते हैं, टाइटली सेल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। टाइटली सेल्स बहुत सारा वाटर अपने पास डिपॉजिट करेंगे और इनकी क्या होती रहेगी, सर्वाइवल होती रहेगी, वाटर की कमी इनके पास नहीं आएगी। तो पहला जो अडेप्टेशन है वो मल्टी सेलुलर बॉडी आप लोगों को पता होना चाहिए। Moreover, for protecting against dehydration due to evaporation from the surface of the cell, they formed a waxy waterproof layer called cuticle on the epidermis. लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर बॉडी एक एडाप्टेशन नहीं है, बल्कि एक दूसरा एडाप्टेशन भी आ गया। इनके बॉडी के सरफेस के ऊपर यहाँ पर वैक्सी एक लेयर बन गया और उस वैक्सी लेयर को हम क्यूटिकल नाम देते हैं, जो कि वैक्स से बना होता है, जिनको हम क्यूटिन बोलते हैं, उससे बना होता है। ये अपर सरफेस पे मौजूद होता है। याद रखना है आप लोगों ने कि क्यूटिकल हमेशा इनके सरफेस को या इनके अपर सरफेस को शाइनी बनाता है, एपिडर्मस को शाइनी बनाता है। और जब भी एपिडर्मस शाइनी हो तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा। तो ये जो 3-4 लाइंस मैंने डिस्कस किए हैं, इसके अंदर पहला एडाप्टेशन आप लोग बोलेंगे कि मल्टी सेलुलर बॉडी है और दूसरा आप लोग डिस्कस करेंगे कि क्यूटिकल मौजूद होता है, क्यूटिक या वैक्सी लेयर मौजूद होता है जो इनके सरफेस को शाइनी बनाता है और वाटर लॉस से क्या करता है, बचाता है। In spite of these adaptations, if some bryophytes become dry, they become brittle and turn green soon after getting water from rain or any other source of water. लिखा है कि अगर इनकेस वाटर स्टोर ना हो और वो ड्राई हो जाए तो बिल्कुल ये वहां पर मौजूद होंगे। जब इनके पास वाटर रिटर्न करके आता है रेन या किसी और रीजन की वजह से, तो फिर से ये ग्रीन हो जाते हैं, फिर से ये सर्वाइव करना शुरू कर जाते हैं। अगर इनकेस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ब्रायोफाइट्स लैंड के ऊपर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इनके एंसेस्टर तो अभी अभी वाटर में मौजूद थे, इनकी सर्वाइवल कैसे हो रही है, तो आप बोलेंगे इनके बॉडीज मल्टी सेलुलर बन गई। मल्टी सेलुलर बॉडीज इस वजह से बन गई ताकि बहुत सारा ये अपने पास क्या कर सके, वाटर स्टोर कर सके और अपनी सर्वाइवल कर सके। दूसरा इसमें एडाप्टेशन ये आ गया कि इनके सरफेस के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल मौजूद होता है। क्यूटिकल अक्सर असल में वैक्सी लेयर होता है, ये वाटर प्रूफ होता है, ये डिहाइड्रेशन से इस प्लांट को बचाता है ताकि एवापोरेशन ना हो। और तीसरा ये है कि जब अब वाटर की कमी हो जाए तो ये ड्राई हो जाते हैं, लेकिन जब वाटर वापस आता है तो ये फिर से ग्रीन हो जाते हैं और सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। ये फर्स्ट एडाप्टेशन आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एडाप्टेशन इनमें सर्वाइवल के लिए क्या है, ब्रायोफाइट्स हैव evolved elaborate structures to absorb sufficient carbon dioxide. अब जब ये इनके एंसेस्टर्स वाटर में मौजूद होते हैं तो वाटर में तो CO2 क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स अपने लिए क्या करते हैं, वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये लैंड के ऊपर आ गए तो अब ये फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर वाटर तो है नहीं, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकायदा एलाबोरेट डिटेल स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद है और वो स्ट्रक्चर्स का काम होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना ताकि इनका फोटोसिंथेसिस चलता रहे और ये सर्वाइव करते रहे, अपने लिए फूड बनाते रहे। The epidermis is provided with many pores for the diffusion of carbon dioxide
एंड ऑक्सीजन। लिखा है कि यहाँ पर इनका जो एपिडर्मिस है, जो अपर सरफेस होता है, बाकायदा बहुत सारे पोर्स इसमें मौजूद होते हैं और उन पोर्स की मदद से बाकायदा गैसेस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन की मदद से। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं। क्रेडिट किसको जाता है? इन पोर्स को, कि इनके पास मौजूद होते हैं। ऑल्दो क्यूटिकल तो है, वो वाटर लॉस को तो प्रिवेंट करता है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज के लिए पोर्स भी मौजूद है। ये इनको करना पड़ेगा ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और सर्वाइवल हो। This carbon dioxide is absorbed by wet surfaces of the photosynthetic cells for the life processes of the bryophytes। यहां पर चूंकि इनका जो सरफेस होता है वो मॉइस्ट होता है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी मौजूद होता है, तो उस मॉइस्चर की वजह से CO2 उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही डिसॉल्व हो जाएगा तो जितने भी इनके बॉडी में फोटोसिंथेटिक सेल्स है वो अपने लिए क्या करेंगे? वो CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस होगी और सर्वाइवल होगी। सो आपने याद रखना है कि एडाप्टेशन के लिए मल्टी सेलुलर बॉडी इसमें मौजूद है, इसमें क्यूटिकल मौजूद है जो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, इसमें पोर्स मौजूद होते हैं और उन पोर्स की मदद से ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इनका सरफेस मॉइस्ट होता है, उस मॉइस्ट सरफेस से ये अपने लिए CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। अगर इनमें ये पोर्स नहीं होते तो फिर CO2 और O2 का एक्सचेंज नहीं होता, तो ये पोर्स का बनना है, ये एडाप्टेशन है, इसकी मदद से ये क्या कर रहे हैं? सर्वाइवल कर रहे हैं। जो तीसरा एडाप्टेशन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को आता है। Bryophytes have no roots or root hair for absorbing water from soil। मैंने रिपीटेडली आप लोगों को बताया है कि ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है वो थैलस है, इसका मतलब लीफ नहीं है, स्टेम नहीं है, रूट्स नहीं होते। यहां डिस्कस किया है कि इनमें ना रूट मौजूद है और ना रूट हेयर मौजूद है। अब बड़े बड़े प्लांट्स में तो रूट और रूट हेयर्स मौजूद होते हैं ना, जो बहुत सारा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहां पर तो रूट्स वगैरह नहीं होते। They have developed long hair-like structures called rhizoids from lower surface of the thallus to absorb water from soil, which enable the bryophyte to live on land। लिखा है कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर इनकेस इसमें रूट या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, रूट हेयर नहीं है जो कि बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, लेकिन उसकी जगह यहां पर बाकायदा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजाइड्स बोलते हैं। ये जो राइजाइड्स है इनका काम होता है बहुत सारा वाटर क्या करना? एब्जॉर्ब करना। बहुत सारा वाटर ब्रायोफाइट्स के लिए क्या करना? लोअर सरफेस की मदद से क्या करना? एब्जॉर्ब करना। अगर आप लोग इस डायग्राम में देखेंगे तो ये ब्रायोफाइट है और इसके पास आप लोग देख ले यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। इसका काम होता है यहाँ पर सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, मिनरल एब्जॉर्ब करना और इसके साथ साथ वाटर एब्जॉर्ब करना। तो ये तीसरा एडाप्टेशन है कि ये जो राइजाइड्स है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और इसकी मदद से बहुत सारा वाटर और साल्ट एब्जॉर्ब हो रहा होता है। जो फोर्थ इसमें एडाप्टेशन है वो है हेट्रोगेमी। The universal occurrence of sexual reproduction of heterogamous type involving the union of sperm and egg in green plants like bryophyte is the most successful type of reproduction। याद रखना है आप लोगों ने, आप अब पिछले लेक्चर में लाइफ साइकिल में डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होता है? स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ क्या हो रहे होते हैं? यूनाइट हो रहे होते हैं। जैसे ही ये स्पर्म और एग यूनाइट होते हैं तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि उसकी मदद से जाइगोट बन जाता है और जाइगोट बन के इस प्लांट की सर्वाइवल होती है। इस सेंटेंस में लिखा है कि ये वाला जो तरीक़ेकार है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। इसी की मदद से ब्रायोफाइट्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और वो सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? क्योंकि जो स्पर्म और एग यहाँ पर बनते हैं वो हेट्रोगैमस है। हेट्रोगैमस का मतलब वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से उनका शेप भी डिफरेंट है, एक दूसरे से उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और एक दूसरे से उनका लाइफस्टाइल भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि स्पर्म हमेशा क्या होता है? मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है, और एग हमेशा नॉन मोटाइल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। स्पर्म स्मॉल साइज का होता है और एग क्या होगा? लार्ज साइज का होगा। तो वो स्पर्म इसकी तरफ आता है और रिप्रोडक्शन होता है। ये हेट्रोगेमी है। जब दोनों का एक दूसरे के साथ शेप, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं मिलता तो हम बोलते हैं ये दोनों अलग अलग है, इसको हम हेट्रोगेमी बोलते हैं।
सो ये आप लोगों को नजर आ रहा है, मैंने जो बोला था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये आपको नजर आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये लिखा है कि द लार्ज नॉन मोटाइल एग फॉर्म्ड इन हेट्रोगेमी इज फुल ऑफ स्टोर्ड फूड। जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला कि एग क्या है, नॉन मोटाइल है और लार्ज साइज का होता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा एग क्यों नॉन मोटाइल है, एग क्यों लार्ज साइज का होता है, तो आप बोलेंगे कि लार्ज इस वजह से है ताकि बहुत सारा फूड स्टोर कर दे अपने पास और सर्वाइवल के चांसेस हो। नॉन मोटाइल इस वजह से है ताकि स्पर्म इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इसको फाइंड आउट करने में क्या हो, आसानी हो। सो हेट्रोगेमी का मतलब यही हो गया कि स्पर्म और एग एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, एक लार्ज है एक स्मॉल है, एक नॉन मोटाइल है एक मोटाइल होता है। लार्ज क्यों है, ताकि फूड स्टोर करे, क्यों स्टोर करे, ताकि बाद में अभी काम आए। नॉन मोटाइल क्यों है, ताकि स्पर्म का वेट करे और उसको आसानी से क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। After fertilization, this stored food is used to nourish the early stages in the development of new offspring. इस full stored food की बात की जा रही है कि यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो एग के पास बहुत सारा क्या मौजूद होता है, फूड मौजूद होता है। वही स्टोर्ड फूड क्या है, वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड होगा, न्यू जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा उनको न्यूट्रिएंट्स तैयार मिल रहे हैं और इनकी सर्वाइवल हो रही है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए राइजाइड्स मौजूद है और रिप्रोडक्शन में जो सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है वो है हेट्रोगेमी, i.e. both the sperm and egg are different from each other. You need to remember this egg is always larger in size and it is responsible for the storage of large amount of food, and this food in future is always used to nourish the early stages of the embryo. ये उसको डेवलपमेंट के लिए क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। Heterogamous sexual reproduction is best suited for life on land. लिखा है कि ये वाले जो हेट्रोगेमस मोड ऑफ लाइफ है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें स्पर्म और एग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये लैंड पे सर्वाइवल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है। आगे जो स्ट्रेटेजी डिस्कस की है वो है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये कैसे एक प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी है। रिप्रोडक्टिव सेल्स शुड बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी फॉर द प्लांट टू लिव ऑन लैंड। रिप्रोडक्टिव सेल्स का यहां पर मतलब मैं लेता हूं एग और स्पर्म में लेता हूं कि ये वाले प्लांट एग और स्पर्म तो बनाते हैं लेकिन उसको इतना फ्री नहीं छोड़ते, बाकायदा उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर इनकेस उनको हम सेफ रखेंगे, ये प्लांट्स उनको सेफ रखेंगे तो उसकी मदद से रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो नए नए जनरेशंस बनेंगे और इनकी सर्वाइवल होगी। तो लिखा है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स का स्पर्म और एग का जो प्रोटेक्शन है वो भी एक बहुत बड़ी सर्वाइवल के लिए क्या है, एक स्ट्रेटजी है। इसकी मदद से भी सर्वाइवल हो रही है। Fortunately, the bryophytes possesses this important characteristic which enable them to survive on land. लिखा है कि अच्छी बात यह है कि बाकायदा ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी सर्वाइवल हो रही है और अभी तक इस लैंड के ऊपर मौजूद है, डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट में पाए जाते हैं। The reproductive cells are sperm and egg are oosphere. ये लिखा भी है कि reproductive cells कौन कौन से मौजूद है। The sperm remain protected in the male sex organ or antheridium and the egg in the female sex organ or archegonium. मैंने 2-3 दफा बताया है आप लोगों को कि स्पर्म और एग को या रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ताकि उसकी मदद से सर्वाइवल हो जाए, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, सेफ रहते हैं, कहां पर सेफ रहते हैं। तो लिखा है कि स्पर्म बाकायदा प्रोटेक्टेड रहता है एंथ्रेडियम में। यहां पर मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था ये एंथ्रेडियम है। स्पर्म यहां पर प्रोटेक्टेड रहते हैं, जबकि जो एग होता है वो हमेशा आर्चिगोनियम में प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये देख ले यहां पर आप लोगों को एग प्रोटेक्टेड नजर आ रहा है। ये दोनों मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये दोनों के दोनों स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं। स्पर्म और एग का प्रोटेक्ट करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि इसी पे तो रिप्रोडक्शन डिपेंडेंट है, इसी पे एक प्लांट का क्या है, सर्वाइवल जरूरी है। तो अभी तक जो हमने एडाप्टेशन डिस्कस किए हैं सर्वाइवल के लिए, मैं बोलता हूं कि एक इनका जो एडाप्टेशन है
वो मल्टी सेलुलर बॉडी है। दूसरा एडाप्टेशन मैं डिस्कस कर लेता हूं कि इनके अपर एपिडर्मिस पे क्यूटिकल का होना है। तीसरा एडाप्टेशन मैं डिस्कस कर लेता हूं कि यहाँ पर राइजाइड्स होते हैं जिसकी मदद से बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब होता है। फोर्थ एडाप्टेशन मैं डिस्कस कर लेता हूं कि इनके स्पर्म और एग का शेप स्ट्रक्चर वगैरह डिफरेंट है। फिफ्थ एडाप्टेशन मैं डिस्कस कर लेता हूं कि ये अपने स्पर्म और एग को प्रोटेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, जिसकी मदद से इनकी क्या हो रही है, सर्वाइवल हो रही है। और भी एडेप्टेशंस इसमें मौजूद होते हैं। The sex organs are protected from drying by leaf-like structure and sterile hair produced at the shoot which bear the sex organ। ये एक और बात कर रहे हैं कि स्पर्म एंड एग यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स के अंदर तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन सेक्स ऑर्गन खुद भी प्रोटेक्टेड होते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्टेराइल मीन इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता, जिनको हम पैराफाइसिस बोलते हैं। तो आप देख ले, ये जो लीव्स है ये इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करता है, ये यहाँ पर स्पर्म या एग को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो पिछले सेंटेंस में बोला है कि जो स्पर्म और एग होते हैं वो एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम में प्रोटेक्ट होते हैं, और यहां पर बोल रहे हैं कि जो एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर या स्टेराइल हेयर के अंदर क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, जिसकी मदद से सर्वाइवल हो रही है और ये लैंड पे सर्वाइव कर रहे हैं। Moreover, the spores of these land plants are also well protected from drying। अब हमने ये डिस्कस किया कि स्पर्म और एग तो प्रोटेक्टेड है, उनकी तो सर्वाइवल में स्ट्रेटेजी है। तो लिखा है यहाँ पर कि इवन स्पोर्स भी इनके प्रोटेक्टेड होते हैं, स्पोर्स को भी बचाना है क्योंकि स्पोरोफाइट तो स्पोर बनाता है। इसी वजह से नेक्स्ट लाइन में डिस्कस किया है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीसेलुलर स्पोरेंजियम। अगर आप लोग ये पिक्चर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये स्पोरेंजियम है। इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स बाकायदा ड्राई एनवायरनमेंट से बचते हैं। कैसे वो बचते हैं, क्योंकि वो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं या स्पोरेंजियम के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म और एग का प्रोटेक्शन जरूरी नहीं है, बल्कि स्पोर्स का भी प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि इनकी सर्वाइवल हो, और सर्वाइवल में इनको क्या हो, कुछ न कुछ फायदा मिलता रहे। जो नेक्स्ट इसका सर्वाइवल की स्ट्रेटजी है वो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इन ब्रायोफाइट्स द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड टू एग एंड यूनाइट विद इट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां से स्पर्म हमेशा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के पास जाता है और वहां पर जाइगोट बनता है। तो इन्होंने भी लिखा है कि स्पर्म हमेशा एग के पास जाता है, वहां पर उसके पास क्या हो जाता है, यूनाइट हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर वो यूनाइट हो जाता है। A zygote is formed here which develop into embryo। और जैसे ही यहां पर फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये जाइगोट बन जाएगा। दिस स्ट्रक्चर यू नीड टू रिमेंबर इज कॉल्ड क्या, जाइगोट। द एम्ब्रियो रिमेन प्रोटेक्टेड इन द फीमेल ऑर्गन फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि जाइगोट बाहर निकल आता और यहां पर वाटर में जो है वो सरवाइव करता, लेकिन इन्होंने लिखा है कि नहीं, जो एम्ब्रियो यहां बनेगा या जो जाइगोट बनेगा वो इसी फीमेल ऑर्गन के अंदर रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इनसाइड ही रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि ड्राई होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये ड्राई नहीं होगा, सर्वाइवल की स्ट्रेटजी, कोई मैकेनिकल इंजरी से, कोई डैमेज से भी क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। सो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म और एग का प्रोटेक्ट होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर स्पोर्स को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पर इवन एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है एम्ब्रियो किधर प्रोटेक्ट है, तो आप बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर उसको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है ताकि वो ड्राई ना हो, ताकि वो कोई मैकेनिकल इंजरी की वजह से डैमेज ना हो जाए। In this way, the chances of survival are increased। इसकी वजह से भी chances of survival क्या हो जाते हैं, increase हो जाते हैं। Alternation of generation, ये लास्ट स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से ये सर्वाइव कर रहे हैं। The life cycle of bryophytes show clear alternation of generation for its survival on land। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हर प्लांट के लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट बना रहा होता है और स्पोरोफाइट जनरेशन गेमेटोफाइट बना रहा होता है। लिखा है कि ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फिनोमेना है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी वजह से भी बहुत सारे चांसेस होते हैं सर्वाइवल के।
Alternation of generation is an adaptation to land habitat which ensures diversity and variation in characteristic. लिखा है कि जब किसी प्लांट के लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है तो उनके लाइफ साइकिल में डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है। डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है का मतलब वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं, डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट का ये गेमेटोफाइट जनरेशन का जो बॉडी फॉर्म है वो अलग है और स्पोरोफाइट का जो फॉर्म है या शेप है या स्ट्रक्चर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है। तो इस वैरायटी की वजह से क्या होते हैं, सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी फॉर्म होता तो आप लोग डिस्कस करें उसके खत्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते। कैसे? एक ही पैरासाइट आता वो इसको खत्म कर देता, देयर आर चांसेस कि कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर खत्म कर देता। मुझे आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये बताइए, डाइवर्सिटी का फायदा आप लोग सुन ले। मुझे ये बताइए कि अगर पूरी दुनिया में तमाम के तमाम ह्यूमन एक ही टाइप के हो, सब के सम सेम ह्यूमन हो, सेम आप लोग कंसिडर कर ले चलो कुछ कुछ लिहाज से, और वहां से एक वायरस आता है, वो वायरस मुझे ये बताओ कि एक ह्यूमन को अगर इनकेस डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या उससे ये वायरस पूरी दुनिया में स्प्रेड होके तमाम के तमाम ह्यूमन को खत्म कर सकता है? यानी खत्म कर सकता है तो आप समझिए कि 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर या 10 या 1 दिन के अंदर पूरी दुनिया के ह्यूमन क्या हो जाएंगे, एक ही वायरस के मर्जी से खत्म हो जाएंगे। लेकिन ह्यूमन में तो वैरायटी है, हमारा तो एक दूसरे से डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, इवन डिफरेंट एथनिसिटीज डिफरेंट कंट्री के। तो यहां अगर वायरस आ जाए देयर आर चांसेस इन लोगों को किल कर दे, लेकिन अक्सर ये लोग रेजिस्टेंट होते हैं। तो एग्जैक्टली ये वैरायटी है, वेरिएशन से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। तो इनके लाइफ साइकिल में भी गेमेटोफाइट अलग है, स्पोरोफाइट अलग है, ये अलग तरीके से सर्वाइव करता है, ये अलग से, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइवल के। दीज वेरिएशन हेल्प द प्लांट टू एडजस्ट एंड सर्वाइव इन द लैंड हैबिटेट। न्यू एनवायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करके सर्वाइवल कर सकते हैं। सो ये एडाप्टेशन है। और मैं फिर से बता देता हूं कि लाइन बाय लाइन मेरा पर्पस है रीडिंग करना, जहां मुझे लगा नोट्स बनाऊंगा मैं बना दूंगा, एल्स मैं नहीं बनाऊंगा। उसके लिए पेड क्लासेस है मेरी जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एमडीकैट के अलग, और जो नोट्स वाली क्लासेस है जिसमें मैं लिख रहा होता हूँ डेली बेस पे जो क्लास होती है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं 1 मिनट में सारे का सारा काम अभी समराइज कर देता हूँ। मैंने बोला कि ब्रायोफाइट्स इस लैंड के ऊपर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूं कि इनकी जो बॉडीज है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं मल्टी सेलुलर बॉडी है। दूसरा पॉइंट आप लोग डिस्कस करेंगे कि इनके सरफेस के ऊपर क्यूटिकल मौजूद होता है, ये अपर एपिडर्मस है, इस अपर एपिडर्मस के ऊपर मैं यहां पर क्या कर देता हूं, क्यूटिकल बना देता हूं। तीसरा एडाप्टेशन आप लोग डिस्कस करेंगे, इनमें पोर्स मौजूद होते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए, इसकी मदद से गैशियस एक्सचेंज होगा ताकि CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहे। फोर्थ एडाप्टेशन में डिस्कस कर लेता हूं, यहां पर राइजाइड्स मौजूद होते हैं। राइजाइड्स का काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो नीचे लोअर एपिडर्मिस पे आप लोग देख ले रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इसकी मदद से बहुत सारा वाटर और साल्ट एब्जॉर्ब होता है। फिफ्थ जो इनमें एडाप्टेशन है वो हेट्रोगेमी होता है। हेट्रोगेमी मीन कि जो स्पर्म और एग है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। स्पर्म मूवमेंट करता है, मोटाइल होता है, और एग आप डिस्कस करेंगे कि वो नॉन मोटाइल होता है। फिफ्थ जो इनका एडाप्टेशन है, स्पर्म और एग प्रोटेक्ट होते हैं। यहां पर आप लोग देख ले कि एग यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या है, प्रोटेक्ट होता है। इसी के साथ साथ आप लोग डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो भी प्रोटेक्ट होता है। यहां पर जो जाइगोट बनता है या एम्ब्रियो बनता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट आप लोग डिस्कस करेंगे इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की मदद से वैरायटी बनती है, वेरिएशंस बनते हैं लाइफ साइकिल में, और डिफरेंट फॉर्म्स के सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मेरी तरफ से एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दे कि इनमें स्टोरेज सेल्स होते हैं, वाटर स्टोरेज सेल्स होते हैं, जिसको हम पैरेन्काइमा सेल्स बोलते हैं, और इनकी मदद से बहुत सारा वाटर स्टोर होता है, और उसकी मदद से क्या होता है, इनका सर्वाइवल कर हो रहा होता है।
ये डायग्राम बुक के अंदर थे, मैंने उसको यहाँ पर आप लोगों के सामने कर दिया है। यही डायग्राम आप लोग पेपर में बना सकते हैं और ये अडेप्टेशन आप लोग अपनी मर्जी से क्या कर दे, अरेंज कर दे। बस इस वाले लेक्चर में मैं लास्ट हिस्सा में भी ऐड कर देता हूँ यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। आसान सा टॉपिक है, 3-4 लाइंस का, तो ब्रायोफाइट्स की स्टोरी पर खत्म हो जाएगी, हम वैस्कुलर प्लांट्स पर शुरू कर लेंगे। ब्रायोफाइट्स हैव मेनी यूजफुल इकोनॉमिक वैल्यूज। लिखा है कि ब्रायोफाइट्स के बहुत सारे फायदे हैं हमारे इकोनॉमी में, हमें इसकी मदद से पैसे मिलते हैं या इसकी मदद से हम बहुत सारे अर्निंग कर सकते हैं। जो पहला इसका फायदा है, अ काइंड ऑफ मॉस स्पैग्नम or peat moss is used as a packing material by horticulturists, for it can take up and hold large quantities of water। याद रखना है आप लोगों ने कि पीट मोस या स्पैग्नम जिसको हम बोलते हैं, ये ब्रायोफाइट का एक टाइप है और ये किस चीज के तौर पर हम यूज करते हैं, पैकिंग मटेरियल के तौर पर हम यूज करते हैं। अगर इनके सपोज करते हैं फॉर वाइल यहां से हमें क्या करना हो, कोई चीजें किसी और रीजन तक पहुंचानी हो, ट्रांसपोर्टेशन में हमें वहां पर उनको भेजनी हो, तो हम क्या करते हैं, स्पेशली जो लिविंग मटेरियल होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट प्लांट्स वगैरह के साथ डील करते हैं, तो उन लिविंग मटेरियल को वहां तक पहुंचाने के लिए अक्सर हमें एक बॉक्स वगैरह के अंदर बंद करना होगा और उस बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्पैग्नम यूज करते हैं या पीट मोस यूज करते हैं और उसमें हम वो अपनी चीजें रखते हैं जो वहां पर पहुंचानी हो। ये इसको एक सॉफ्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो वो लिविंग चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी, वो सरवाइव करेंगी और वो सारे का सारा प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, ब्रायोफाइट प्रोटेक्ट करेगा। ये इसका एक फायदा है कि दे कैन बी यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो इसका दूसरा फायदा है, रिमेन्स ऑफ दिस पीट मोस बिकम पीट विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली एज सॉइल। जो मोस है जब इनकी डेथ हो जाती है तो सॉइल में ये वहां पर मौजूद होंगे, वहां पर एक कीचड़ लाइक बहुत ज्यादा टाइट एक सॉइल बना देंगे, उसको हम बोलते हैं पीट। उसको हम बाहर निकालते हैं, ड्राई करते हैं और उसको हम जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब एक एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, उसको हम पीट मोस बोलते हैं। पिक्चर्स वगैरह आप लोग वीडियोस इसके देख सकते हैं, वहां से आइडिया हो गया होगा कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज में पीट को जमीन से निकाला जाता है और उसको ड्राई करके जलाया जाता है। Through their chemical and physical action, rocks are broken down into simple and soil constituents। ये आप लोग सेकंड ईयर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ब्रायोफाइट्स यहाँ पर रॉक्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। जैसे ये रॉक्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं तो उन रॉक्स को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर देते हैं, क्रैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही क्रैक करना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो रॉक सैंड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सॉइल के कंपोजिशन को चेंज कर देगा। सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स इसकी मदद से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये सॉइल के नक्शे को बदल लेता है। अगर इनकेस कहीं ये ग्रो करते हैं तो इसका मतलब वहां पर पूरी कम्युनिटी डेवलप हो सकती है। द डिके ऑफ देयर डेड बॉडीज बिल्ड अप द मच नीडेड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। और अगर इन केस ये हमारे पास मौजूद हो, यहाँ पर हम सॉइल के अंदर ऐड कर दे तो इनका डीकम्पोजिशन हो जाएगा। डीकम्पोजिशन के रिजल्ट में यहाँ पर बहुत सारे हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे और इसको हम एक काइंड ऑफ किसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करते हैं। या इकोलॉजिकल सक्सेशन में आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये किसी भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कंटेंट को बढ़ाते हैं और वहां पर पूरी की पूरी कम्युनिटी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। स्पीड आप लोगों को अगर इनकी ज्यादा फील हो रही है तो मेरे ख्याल में कि इसको बार बार रिवाइज करके सुन ले। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चीज डिटेल में समझा दूं, स्लो से बहुत ज्यादा लेक्चर का लेंथ ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है, डिस्कशन मेरे साथ करनी है तो मेरी क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहां पर पेज पे लिखा है। तो उसमें बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि मैं लिख रहा होता हूँ, हम मजे मजे से पढ़ रहे होते हैं, सामने डिस्कशन भी हो रही होती है। बाकी वो आप लोग की अपनी मर्जी है। एमडी कैट और जो आप लोग की अच्छी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर ले। दे मेक द हैबिटेट सुटेबल फॉर न्यू प्लांट। बस ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, वो हमें पता है जब न्यूट्रिएंट्स होंगे तो जाहिर सी बात है तभी प्लांट्स आएंगे। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर ले और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। काका खेल्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करना है, अपनी पूरी क्लास के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पूरे कॉलेज वालों को बता दे ताकि मेरा चैनल वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर कर ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।